वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल PYQ सीरीज़, तो इसी के तहत हमारा आज का ये अगला लेक्चर रहेगा। तो जो ये लेक्चर है आज का, ये रहेगा आपका UGC नेट जो दिसंबर 2024 में परीक्षा आयोजित की गई थी, उसी का ये प्रश्न पत्र है। यहाँ पर जितने भी हम प्रश्न आपके साथ डिस्कस करेंगे, ये देखिए उत्तर होंगे इन सभी के ऑफिशियल आंसर की पर आधारित। जो बोर्ड के द्वारा आंसर की जारी की गई है, उसी के तहत हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं, ये बोर्ड के द्वारा गलत दिया गया है, वो भी बता दूंगा। अन्यथा हम बोर्ड की आंसर की पर ही आधारित रहेंगे। ज़्यादा लंबा इसे खींचूंगा नहीं, क्योंकि देखिए अभी तक कई बच्चों ने आंसर की नहीं देखी है, एस्पिरेंट ने आंसर की नहीं देखी है। तो जल्दी से एक तरह से आंसर की पर आधारित ये लेक्चर रहेगा। आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आए थे, इसके ये उत्तर होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि जो UGC नेट है, ये जब भी आप परीक्षा देते हैं, ये ऑनलाइन होती है। तो ऑनलाइन में आपके पास ना रिस्पॉन्स शीट होती है, ना ही उत्तर का पता चलता है। तो कल ही इसकी आंसर की आई थी और आज आपको इसका उत्तर और क्वेश्चन पेपर बता दूंगा। ये ऐसा रहेगा, ठीक है। आप पढ़ सकते हो आराम से इसे। बाकी देखिए, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं UGC नेट हिंदी की, इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। वहाँ पर आपको स्टडी मैटर इत्यादि दिया जाता है। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट UGC नेट हिंदी की परीक्षा के लिए या फिर सेट हिंदी की परीक्षा के लिए, इसके लिए आप हमारा स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके साथ जुड़ सकते हो। उसकी कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगी तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर जाकर आप संपर्क कर सकते हो। नहीं तो मैं लिख भी लेता हूँ यहाँ पर 76 500 17 294 7650017294। इस पर व्हाट्सएप करना। ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, बाकी इस पर जो दूसरी नॉर्मल कॉल रहती है वो नहीं होगी, ठीक है। ये भी आपको बता रहा हूँ। जो आज का ये लेक्चर का PDF है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, और जो स्पेशल UGC नेट का ग्रुप है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा ये PDF। तो अधिक समय नहीं लेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न पत्र की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अवश्य इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। सत्य की बात की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके समक्ष कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें हम देख लेते हैं एक बार। रेवंत गिरी रास की रचना विजय सेन सूरी ने 1203 ईस्वी में की थी। दूसरा कथन है, नेमिनाथ रास की रचना सुमति गणी ने 1213 ईस्वी में की थी। तीसरा है, स्थूलीभद्र रास की रचना जिन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में की थी। चौथा है, श्रावकाचार की रचना देवसेन ने 913 ईस्वी में की थी। अगला है, चंदनबाला रास की रचना आसगू ने 1204 ईस्वी में की थी। ये देखिए, हर एक पंक्ति जो है एक प्रश्न का निर्माण करती है ये, ठीक है। इसलिए आपने तथ्यों को आधार में रखकर इसको सिलेक्ट करना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। अगर हम तथ्यों की बात करें तो यहाँ पर जो सही विकल्प होंगे तो वो होंगे B और C। बी में क्या है, नेमिनाथ रास की रचना सुमति गणी ने 1213 ईस्वी में की थी, सही होगा ये। और जो स्थूलीभद्र रास की रचना जिन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में की थी, ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो B और C कहाँ पर है, B और C है आपके विकल्प 2 में, ये यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। फिर से एक बार कहूँगा, ये सारे के सारे जो भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो बोर्ड के द्वारा आंसर की जारी की गई थी, उसी को आधार में रखकर आपको उत्तर दे रहा हूँ। फिर अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का सही कालक्रम क्या होगा। देखिएगा, हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो UGC नेट के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से बहुत से क्वेश्चन परीक्षा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे गए थे। अगर आप उस लिंक को फॉलो करोगे तो भविष्य की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर कोई पहले से देख रहा था उस प्लेलिस्ट को तो उसको भी इसका लाभ अवश्य मिला होगा, मुझे पूरी आशा है। अगला देखिए, अगला क्या प्रश्न है, हमने प्रश्न पढ़ लिया है, यहाँ पर मिलान करना है कालक्रम के अनुसार सही क्या होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प 3। सबसे पहले आएगा आपका विद्यासुंदर। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं, ये भी आपने ख्याल रखना है। पहले नंबर पे विद्यासुंदर आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा यहाँ पर सत्य हरिश्चंद्र, तीसरे नंबर पे मुद्रा राक्षस, चौथे नंबर पे आपकी आएगा भारत दुर्दशा,
और 5वें नंबर पे आएगा सती प्रताप। ये याद रखिए, ये क्रम यहाँ पर सही रहेगा। बाकी हर एक जो नाटक विधा की रचना है और भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। एक प्रश्न को ही अगर आप एनालाइज करोगे तो इससे कई आगे प्रश्न निर्मित होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको प्रश्नों का निर्माण करना आना चाहिए, आपको प्रश्नों की थीम समझानी चाहिए, तब आप परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। रट्टू सिस्टम नहीं चलता है ज़्यादा। कहीं ना कहीं रट्टू सिस्टम किसी भी एक पोर्शन के लिए हम महत्वपूर्ण मान सकते हैं, परंतु संपूर्ण प्रश्न को हल करने के लिए रट्टू सिस्टम अच्छा नहीं होता है। आपको एनालाइज करना आना चाहिए, क्योंकि आप आगे पीएचडी करोगे, आगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, ठीक है। तो वहाँ पर रट्टा कुछ एक पोर्शन के लिए मैं ज़रूरी मानता हूँ, परंतु संपूर्ण प्रश्न पत्र को हल करने के लिए रट्टा सिस्टम सही नहीं होता है। अगला क्या है 53, इसमें पूछा गया है रचनाकारों एवं रचना का युग्म सुमेलित करना है। यहाँ पर एक तरफ रचनाकार है, यहाँ पर रचना दी गई है, इनका सुमेलित रूप हम देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो देखिए, सोमप्रभ सूरी की रचना कौन सी है? सोमप्रभ सूरी की, हाँ, सोमप्रभ सूरी की जो रचना हो जाएगी यहाँ पर एक ठीक है, ये सोमप्रभ सूरी की रचना कुमार पर प्रतिबोध है, ये सही है। जैनाचार्य मेरुतुंग रणमल छंद और ये नरपति नाला बिसलदेव रासो। तो देखिए यहाँ पर मिलान हम कर लेते हैं। जो पहला विकल्प है सोमप्रभ सूरी, इनकी रचना हो जाएगी कुमारपाल प्रतिबोध, सही है ये। फिर अगला जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो है सी, नरपति नाला की रचना हो जाएगी बिसलदेव रासो। और अगला जो सही है भट्ट केदार की रचना है जयचंद प्रकाश। ठीक है, आदिकाल से ये प्रश्न आया हुआ था, इसका आप ध्यान रखिए। आदिकाल से मतलब ये आदिकाल से आया था, ठीक है। इससे आपको आगामी परीक्षा के लिए मदद मिलेगी। आदि लिख लेता हूँ। बाकी जो जैनाचार्य मेरुतुंग, इनकी रचना हो जाएगी प्रबंध चिंतामणि, और श्रीधर है, इनकी रचना हो जाएगी रणमल छंद। इस कारण जो सही विकल्प होगा ए का विकल्प 3 ACE। ध्यान रखिए, ध्यान से देखोगे तो 5 प्रश्नों का निर्माण यहाँ से आपकी भविष्य की परीक्षा के लिए होता है, ठीक है। 5 प्रश्न बहुत ज़्यादा होते हैं, एक प्रश्न से 5 प्रश्नों का निर्माण हो रहा है, आप गहराई से सोचिए। फिर से बताऊंगा, सोमप्रभ सूरी की रचना कुमारवार प्रतिबोध है, जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि है, नरपति नाला की रचना बिसलदेव रासो है, श्रीधर की रचना रणमल छंद है, और भट्ट केदार की रचना जयचंद प्रकाश है। अगला प्रश्न क्या है, कानों में कंगना कहानी संवत 1970 में कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो यहाँ पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा कौन सा? विकल्प 3 इंदु पत्रिका में कानों में कंगना कहानी संवत 1970 में प्रकाशित हुई थी। अगर आपको ईस्वी सन निकालना है तो इससे 57 माइनस कर लीजिए, आपको ईस्वी सन पता चल जाएगी। अगला है 55, दलित विमर्श से जुड़े कौन से कथन असत्य हैं? जो दलित विमर्श है उससे जुड़े हुए असत्य कथन का यहाँ पर हमने चयन करना है। पहले सारे कथनों को देख लेते हैं, जो भी 5 कथन ये दिए गए हैं इसको देख लेते हैं हम। पहला जो कथन है, डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के उत्थान को राष्ट्र का उत्थान माना। दूसरा कथन है, दलित लेखक संघ के एक गुट ने 31 जुलाई 2020 को कर्मभूमि की प्रति जलाई। तीसरा कथन है, दलित साहित्य में स्वानुभूति का विशाल भंडार है। चौथा कथन है, अछूत की शिकायत 1925 में सरस्वती पत्रिका में छपी। पांचवा कथन है, जयप्रकाश कर्दम और ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक हैं। ठीक है, तो अब हम ये इसका अब कर लेते हैं अवलोकन, कौन कौन से यहाँ पर असत्य होंगे। देखिए, अगर आपको ज़्यादा नहीं आता था तो आप इस तरह से भी एलिमिनेट करके कर सकते हो कि जो जयप्रकाश कर्दम और ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक है। हाँ जी, बिल्कुल है। तो यह जहाँ पर ई था उसे तो पहले ही आप एलिमिनेट कर देते, तीसरा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गलत तो ई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों का नाम दलित साहित्य में बहुत ही उच्च स्तर पर माना जाता है, दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे जूठन तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आत्मकथा स्वीकार की गई है। ठीक है,
तो ये भी मतलब आपका गलत नहीं हो सकता था। फिर इसके पश्चात अगर आप एलिमिनेट करना चाहते थे एक और तथ्य को, तो वो था आपका विकल्प ए। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के उत्थान को राष्ट्र का उत्थान माना है, बिल्कुल सही माना है। तो इसके साथ ए जहाँ है उसे भी आप एलिमिनेट करिए, क्योंकि यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, ये दोनों भी अब एलिमिनेट हो गए। अब देखिए पहले ही आपकी एलिमिनेट हो गया, ज़्यादा आपको सोचना नहीं था, जो बचा था वो था बी और डी, यही आपका उत्तर होता। ये देखिए जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये होता है आपकी परीक्षा को क्रैक करने के लिए, ध्यान रखना है। ऐसे मेथड आपको नहीं बताते कोई, मैं बता रहा हूँ ताकि आप अपनी परीक्षा को क्रैक कर सकें। ज़्यादा सोचना ही नहीं था, ये जो आपको दो फैक्ट पता होते तो आप इसी से ही इस प्रश्न को सॉल्व कर देते, तो जो बाकी बचे वो सत्य हो जाते। जो बाकी है ना, ये जो इन्होंने रखे हैं, तो इससे आपका प्रश्न निर्मित हो जाता। ठीक है, तो जो कौन कौन से यहाँ पर असत्य होंगे कथन, वो होंगे बी और डी वाले। बी और डी में कौन कौन सा है? एक तो हो गया दलित लेखक संघ के एक गुट ने 31 जुलाई 2020 को कर्मभूमि की प्रति जलाई, ये असंगत कथन है। डी में क्या है? अछूत की शिकायत 1925 में सरस्वती पत्रिका में छपी, ये दोनों ही कथन असत्य हो जाएंगे, बाकी सारे कथन सत्य होंगे। ठीक है, बी और डी को छोड़ के। अगला प्रश्न देखिए 56, इसमें पूछा गया है पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो 4 विकल्प आपके समक्ष दिए थे, इनमें जो सही होना था तो वो कौन सा होता? विकल्प 2। जो अर्धमागधी अपभ्रंश है, ये पूर्वी हिंदी के यहाँ से इसका उत्पत्ति मानी जाती है। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला देखिए 57, यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, अरे भाई रात होती है अंधेरा होता है, तो तुम चाहो या ना चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयमेव उतर आता है कि नहीं? उठ जाग मुसाफिर निबंध में उपयुक्त पंक्तियां किस पात्र द्वारा कही गई थी? इसके लिए आपको जो उठ जाग मुसाफिर निबंध था ये पढ़ना था पहले। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इसका उत्तर नहीं दे सकते थे। पंक्ति देखिए, फिर से रिपीट करूँगा। अरे भाई रात हुई है अंधेरा होता है, तो तुम चाहो या ना चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयमेव उतर आता है कि नहीं? ठीक है, ये पंक्ति है किस पात्र के द्वारा कही गई है? जगदीश बाबू के द्वारा ये पंक्ति कही गई है। सी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, कई बार पूछा जाएगा कि ये किस निबंध की पंक्ति है, तो उठ जाग मुसाफिर इस निबंध की ये पंक्ति होगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 58, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा कितने खंडों में लिखी है? बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न था ये, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के खंड। ठीक है ना, आपको पता ही होगा सभी को, क्योंकि बार बार मैं इसका जिक्र करता था जब भी वीडियो देता था आपको। तो ये होगा 4 खंडों में। अगर आपको आते हैं तो कमेंट करके बताइएगा वो 4 खंड कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 59, इसमें क्या पूछा गया है? सूची ए को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची ए में कविता दी गई है, सूची 2 में कवि। अगर हम इनका मिलान करते हैं तो कौन सा यहाँ पर सही आता है? देखिए, जो टूटा पहिया है ये किसकी रचना है? टूटा पहिया कविता हो जाएगी आपकी धर्मवीर भारती की। नाटक जारी है, ये हो जाएगी आपकी लीलाधर जगूड़ी की। जंगल का दर्द, ये किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। एक छोटी सी लड़ाई, ये किसकी है? कुमार विमल की। ठीक है, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ये क्रम यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ से भी 4 प्रश्नों का निर्माण होता है, भविष्य की परीक्षा के लिए कह रहा हूँ। अगला देखिए 60, इसमें क्या कहा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के अनुसार मानव शरीर का अध्ययन करने वाले किन वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी आवाजजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। ये देखिए यहाँ पर वैज्ञानिक दिए गए हैं हर एक अलग अलग विभाग के, जैसे मनोविज्ञान है, रसायन है, प्राणी है या भौतिक है। अगर जो अध्ययन करता है जैसे कि मानव चित्त और मानव शरीर की, तो आपको पता चल जाता है यहाँ पर क्या सही हो जाता, चित्त और शरीर। तो ये प्राणी वैज्ञानिकों का कथन था, ये यहाँ पर सही हो जाता, विकल्प 3। अगला प्रश्न है 61, यहाँ पर पूछा गया है रस निष्पत्ति के व्याख्याकारों में से किसने अनुमान के महत्व
अनुमान को महत्व देकर चित्तर तुरंग न्याय की चर्चा की है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प 2 शंकुक। शंकुक सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला है 62, इसमें पूछा गया है अबारा मसीहा के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो अबारा मसीहा जीवनी थी, इसके आधार पर यहाँ पर कुछ कथन असत्य भी दिए गए हैं, तो असत्य कथनों का हमने चयन करना था। चलिए देख लेते हैं सारे कथन पहले कौन कौन से ये कथन हैं। पहला कथन क्या है, नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में देशबंधु चाहते थे कि असहयोग का प्रस्ताव पास हो। दूसरा कथन क्या है, देशबंधु अपने खर्चे पर 200 प्रतिनिधियों का दल लेकर आए थे। तीसरा कथन है, देशबंधु दास ने घोषणा की कि वे अपनी वकालत छोड़ देंगे। चौथा कथन है, देशबंधु दास की आय और उनके ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं थी। अंतिम कथन है, देशबंधु के वकालत छोड़ने के समय शरद बाबू बड़ोदरा में रहते थे। कौन से कथन यहाँ पर असत्य होंगे, तो देखिए, एक तो होगा पहला कि नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में देशबंधु चाहते थे कि असहयोग का प्रस्ताव पास हो, ये असत्य कथन है। दूसरा क्या है, विकल्प बी, देशबंधु ने अपने खर्चे पर 200 प्रतिनिधियों का दल लेकर आए थे। तीसरा जो असत्य कथन हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ई वाला, देशबंधु के वकालत छोड़ने के समय शरद बाबू बड़ोदरा में रहते थे, ये भी सत्य कथन है। बाकी ये दोनों सत्य होंगे कि देशबंधु दास ने घोषणा की थी कि वे अपनी वकालत छोड़ देंगे, देशबंधु दास की आय और उनके ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं थी। ठीक है, सी और डी सही होंगे, बाकी ए बी डी गलत होंगे। ए बी डी कहाँ पर है, विकल्प ए बी ई विकल्प 3 में है। ये आपको ये अबारा मसीहा पहले जीवनी पढ़नी थी, तभी जाकर आपको इसके उत्तर मिलते, अन्यथा नहीं। इसलिए गहराई से आपको देखना बनता है जो अपनी परीक्षा को ऐसे प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगला देखिए, मैंने बताया था ना हर बार गोदान से एक प्रश्न पूछा जाता है, तो देखिए यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा गया था, यह पंच नहीं है, पक्के राक्षस हैं, पक्के राक्षस, ये हमारी जगह है, ये सब हमारी जगह है। गोदान उपन्यास में ये कथन किसका है, तो ये जो कथन हो जाएगा ये धुनिया या धनिया कहते हैं, कई बार धुनिया भी कहा गया, पर धनिया है। ये धनिया, होरी, गोबर और झिंगोरी सिंह हैं, ये चारों ही पात्र होंगे गोदान के। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, प्रश्न संख्या 64, निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर कुछ कथन सत्य नहीं है, वो बतलाने थे। देख लेते हैं पहले सारे के सारे कथन क्या क्या दिया है इनमें। दया नारायण निगम ने अध्यापक पूर्ण सिंह के शिवशंभू के चिट्ठे की आलोचना जमाना में की, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं ये। दूसरा है, बालमुकुंद गुप्त ने बैसवाड़ी के मूलवासी सरस्वती संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी पर कठोर व्यंग्य किया था, रामविलास शर्मा ये कहते हैं। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था और वो था बालमुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। उस शेर को पढ़कर मैं रात भर बेकरार रहा, मज़े ले लेकर बार बार पढ़ता और झूमता, पद्म सिंह शर्मा ने कहा है ये। भला इस संसार को बनाने का क्या काम था, व्यर्थ इतने उल्लू एक संग पिंजरे में बंद कर दिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। तो देखिए, जब हम अवलोकन करते हैं तो यहाँ पर जो कथन सत्य नहीं है तो वो होंगे विकल्प 3 वाले। 3 में क्या क्या है, पहला जो कथन है कि दयानारायण निगम ने अध्यापक पूर्ण सिंह के शिवशंभू के चिट्ठे की आलोचना जमाना में की, ये इनका कथन नहीं है, गलत हो जाएगा। विकल्प बी में क्या है, बालमुकुंद गुप्त ने बैसवाड़ी के मूलवासी सरस्वती संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी पर कठोर व्यंग्य किया था, रामविलास शर्मा ने कहा नहीं, ये भी नहीं कहा है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर है, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था और वो था बालमुकुंद गुप्त, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी इनके द्वारा नहीं कहा गया है। इस प्रकार से ए बी सी जो असंगत होंगे तो वो होंगे ये, बाकी जो डी और ई तो ये सत्य कथन है। अगला देखिए यहाँ पर 64, इसमें क्या पूछा गया है, नागार्जुन के उपन्यासों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ये जितने भी यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं ये उपन्यास विधा की रचनाएं होंगी, ठीक है।
और किसके ये उपन्यास होंगे, तो ये हो जाएंगे नागार्जुन के उपन्यास। ध्यान रखना, ये नागार्जुन सिर्फ काव्य ही नहीं लिखते थे, कविता ही नहीं लिखते थे, ये साथ में उपन्यास भी लिखते थे, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम क्रम से रखने की बात करेंगे तो सबसे पहले जो रचना आएगी तो वो आएगी आपकी रतिनाथ की चाची, विकल्प ए, विकल्प डी पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे जो रचना आएगी तो वो आएगी आपकी बलचन्मा, दूसरे पे। तीसरे पे जो रचना आएगी तो वो है आपकी नई पौध। चौथे पे जो रचना आएगी तो वो आएगी बाबा बटेश्वर नाथ। पांचवें नंबर पे जो रचना आएगी तो वो आएगी आपकी वरुण के बेटे। ठीक है, ये क्रम रहेगा। सबसे पहले डी कहाँ पर है, विकल्प 2 में ही डी है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करके उत्तर दे सकते थे। अगला देखिए 66, यहाँ पर पूछा गया है कि दिशा की खोज उपशीर्षक किस रचना से संबंधित है। ये नॉर्मल सा प्रश्न था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, क्योंकि जिसने भी आवारा मसीहा पढ़ी है तो वो यहाँ से इसका उत्तर लगा सकता था कि जो आवारा मसीहा का शीर्षक है दिशा की खोज उपशीर्षक। अगला जो प्रश्न है 67, इसमें क्या पूछा गया है, गोदान के आधार पर कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ पर सत्य की बात की जा रही है। दूसरा प्रश्न है जो गोदान उपन्यास से आया, उसी प्रकार से आवारा मसीहा का भी ये ऊपर दूसरा प्रश्न था। गोदान के आधार पर सत्य कथन कौन से हैं, देख लेते हैं पहले सारे के सारे कथन क्या दिया गया है इनमें। बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है। दूसरा कथन है भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। तीसरा है गोबर को राय साहब के पास भेज देना। चौथा है भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है। पांचवा है तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सत्य कथन होंगे वो देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। एक तो होगा पहला, बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है, यहाँ पर कहा गया है इस रचना में। दूसरा कथन है भाई का हक मार के किसी को फलते फूलते नहीं देखा, ये भी सत्य कथन है। और तीसरा जो सत्य कथन यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है। ठीक है, तो ये सत्य कथन होंगे। बाकी गोबर को राय साहब के पास भेज देना ये गलत है। तुम जैसे मर्द साठे पे पाठे होते हैं, ये भी गलत है कथन, इससे संबंधित नहीं होगा, रचना से संबंधित। ए बी डी यहाँ पर सत्य कथन है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देख लेते हैं 68 में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन से युग्म सही हैं। तो यहाँ पर जो युग्म सही होंगे उसका हमने चयन करना है। कुछ रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं, तो देख लेते हैं क्या है। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी, ये मूर्धिया से लिया गया है। दूसरा कथन है कर्म बहुत से आघात सहने का एकमात्र उपाय होता है, एक बूंद सहसा उछली। जन विज्ञान की पहली कसौटी रंग की है, माटी की मूर्तों का कथन है क्या ये। आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वहीन, क्या ये आवारा मसीहा का कथन है। किसी भी शासन के 2 प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था, क्या भूलूं क्या याद करूं से संबंधित है। तो बताइए कौन सा इसमें सत्य होगा। तो सत्य हो जाएगा यहाँ पर जो सही उत्तर होगा विकल्प ए बी ई, दूसरे वाला। ये देख लेते हैं एक बार इनको। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी, हाँ जी, मूर्धिया जो रचना है इसमें कहा गया है ये कथन रचनाकार के द्वारा ही। विकल्प डी में क्या दिया गया है, आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता है अंत उतना ही महत्वहीन होता है, आवारा मसीहा में कहा गया है। देखिए आवारा मसीहा का तीसरा ये प्रश्न आ गया यहाँ पर। अगला है किसी भी शासन के 2 प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था, क्या भूलूं क्या याद करूं का ये प्रश्न कथन था। ठीक है, इस प्रकार से ए डी ई सही हो जाएगा। बाकी कर्म बहुत से आघात सहने का एकमात्र उपाय है, ये एक बूंद सहसा उछली का नहीं है। जन विज्ञान की पहली कसौटी रंग की है, माटी की मूर्तों का कथन नहीं है ये। फिर अगला देखिए प्रश्न 69, कहानी और प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही युग्म का यहाँ पर हमने चयन करना है। तो चलिए कर लेते हैं। जैसे कि सुखमय जीवन, इसका जो प्रकाशन वर्ष था 1911 है, हाँ जी ये सही है। फिर दूसरा है शरणार्थी, क्या इसका प्रकाशन वर्ष 1948 है, ये भी सही हो जाएगा। अगला जो कथन है सत्य वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठुमरी 1960 इसका प्रकाशन वर्ष होगा। ठीक है, इस प्रकार से ए बी डी ये सत्य कथन होंगे। ए बी डी कहाँ पर है, विकल्प 4 में है ए बी डी।
सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन जो कहानी हो जाएगी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। शरणार्थी किसकी है? अज्ञे की। और ठुमरी ये हो जाएगी आपकी रेणु की। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। जैसे सूची ए में उच्चारण स्थान दिया गया है और सूची 2 में व्यंजन, तो इनका हम मिलान करते हैं तो कौन सा सही आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर सही आएगा आपका इस प्रकार से, कंठ से कौन सी ध्वनि निकलती है, कौन सा व्यंजन कंठ से निकलता है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका क। मूर्धन्य से कौन सा व्यंजन निकलता है? ट। दंत्य से कौन सा निकलता है? ये भी बड़ा सिंपल सा प्रश्न था, दंत्य से त। ओष्ठ्य से कौन सा निकलता है? प। इस प्रकार से ए का 3 कहाँ पर है? ए का 3 2 जगह है। मूर्धन्य बी का 1 2 जगह है। सी का 4 यहाँ पर है और यहाँ पर है। ये तो पहले से गलत था, सिर्फ ये वाला था, इसलिए ये भी अब यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। विकल्प 4 यहाँ पर उत्तर निकल जाएगा हमारा। 1 मिनट, सी का 4, ए का 2, ए का 3 मैंने कह दिया गलत। हाँ, ए का 3 नहीं, ए का 2 है। ए का 2 यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये पहले से एलिमिनेट था। ये वाला सही उत्तर होगा हमारा। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। हाँ, ये बिल्कुल सही है, पहले मैंने गलत आपको मिलान मिला दिया था। इसके पश्चात है अगला 71। सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए यहाँ पर भी हम कर लेते हैं। मिलान वाले प्रश्न भी काफ़ी पूछे जाते हैं और सरल भी होते हैं ये। तो यहाँ पर रचनाकार दिया गया है, यहाँ पर रचना तो देखिए, नागार्जुन की रचना कौन सी मानी जाती है? दिए गए विकल्पों में से नागार्जुन की रचना हो जाएगी पाषाणी। भवानी प्रसाद मिश्र की बुनी हुई रस्सी। अज्ञेय की रचना कौन सी हो जाएगी? हरी घास पर क्षण भर। जयशंकर प्रसाद की रचना महाराणा का महत्व। ठीक है, ये हो जाएगा सही प्रश्न। 4 प्रश्नों का निर्माण हो जाता है यहाँ पर वन लाइनर। नागार्जुन ए का 2 कहाँ पर है? विकल्प 3 में ही 1 और 2, बाकी तो मिलाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, यहाँ पर भी तो है 1 और 2। फिर बी का 1 यहीं पर है, तो ये हो जाएगा सही उत्तर। फिर है 72। पाश्चात्य विचारकों को कालक्रमानुसार लगाना है। ठीक है, तो चलिए लगा लेते हैं कालक्रमानुसार। तो देखिए, जो सबसे पहले नाम आएगा तो वो आएगा आपका किरकेगाद का। 1 नंबर पे ये होगी। दूसरे नंबर पे आएंगे नीत्शे। तीसरे नंबर पे कौन आएंगे? आपके क्रोचे। चौथे नंबर पे आएंगे आपके जियां पॉल सार्त्र। 5वें नंबर पे आएंगे आपके, नहीं 1 मिनट बैक जाते हैं। पहले नंबर पे तो आगे किरकेगाद, दूसरे नंबर पे आएंगे आपके नीत्शे, तीसरे नंबर पे आएंगे क्रोचे, चौथे नंबर पे आएंगे इलियट और 5वें नंबर पे आएंगे जियां पॉल सार्त्र। ये होगा क्रम। डी कहाँ पर है सबसे पहले? तो डी एक तो यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर। ठीक है, बाकी दोनों एलिमिनेट हो गए पहले। फिर दूसरे नंबर पे है नीत्शे। बी कहाँ पर है? यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी है, आगे भी चलेगा भी ये। फिर होगा तीसरे नंबर पे आपका क्रोचे। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। भाई बड़ा लंबा सफ़र है तेरा। अगला देखिए, चौथे नंबर पे है इलियट। ए कहाँ पर है? ए यहाँ पर है। और 5वें नंबर पे जियां पॉल सार्त्र। ये सारा मिलान हो जाता है। कई बार प्रश्न बड़ा लंबा खींचता है, जैसे ये खींचा हमारा। अगला प्रश्न है 73। यहाँ पर क्या पूछा गया है? मनोविश्लेषणवाद से संबंधित निम्न में से कौन सी मान्यताएं सही हैं? मनोविश्लेषणवाद से संबंधित मान्यताएं सही। पहले ये सारे देख लेते हैं हम। फ्राइड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अवचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं से होता है। दूसरा कथन है, एडलर के मनोविज्ञान में आत्मस्थापन की प्रवृत्ति प्रमुख है। तीसरा कथन है यहाँ पर, कला और साहित्य पर फ्राइड के विकारों का सतही प्रभाव पड़ा। चतुर्थ क्या है? मनोविश्लेषण केवल फ्राइड के सिद्धांतों तक सीमित है। चतुर्थ क्या है? इडिपस कॉम्प्लेक्स का फ्राइड के सिद्धांतों में महत्व नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर कौन सा होगा। तो चलिए जो सही का हम अब चयन कर लेते हैं।
पहला कथन एक तो सही हो जाएगा कि फ्राइड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अवचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं से होता है। तो पहला ही मैंने जब आपको कहा और पता होता आपको पहला ही है तो आप विकल्प ए वाला ही सीधे सही कर लेते और यही इसका उत्तर भी है। ठीक है, बी में क्या है, एडलर के मनोविज्ञान में आत्म स्थापन की प्रवृत्ति प्रमुख है, ये भी सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों असंगत होंगे। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ए और बी यहाँ पर सही होंगे। 72 का 2। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगले प्रश्न में पूछा गया है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम क्या होगा। ये सारे के सारे क्या होंगे, उपन्यास विधा की रचना होगी, यह भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए, रचना है त्रिवेणी, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, तारा, आदर्श हिंदू। अगर आपको परीक्षा गुरु का पता होता तो आप इसे सरलता से कर सकते। कैसे, परीक्षा गुरु सबसे पहला उपन्यास है, पहले नंबर पे तो मैं सीधे परीक्षा गुरु को ही मानूंगा। दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, यहाँ पर त्रिवेणी। तीसरे नंबर पे है आपका चंद्रकांता, चौथे नंबर पे है आपका तारा और पांचवें नंबर पे है आदर्श हिंदू। इस आधार पे करते तो आपको दो विकल्पों का ही पहले सामना करना पड़ता। परीक्षा गुरु कहाँ कहाँ है, परीक्षा गुरु है विकल्प ए और विकल्प 3 में। चौथा विकल्प भी दिखा देता हूँ आपको, ये दोनों हो गए आपके एलिमिनेट, जैसे मैंने मेथड बताया आपको। फिर उसके पश्चात जो दूसरे नंबर पे आना था तो वो आना था त्रिवेणी। त्रिवेणी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ये हाँ यहाँ पर, ये तो पहले से ही एलिमिनेट है, यही था बचा हुआ, तो उत्तर इसका यही सही हो जाता, विकल्प ए वाला। अगला देखिए 75। दीक्षित परशुराम दादो हैं विदित नाम, जिन कीने यज्ञ जा की जग में बढ़ाई। इन पंक्तियों में निर्मित छंद में रीतिकाल के किस कवि ने अपना परिचय दिया है। तो ये पहले तो देखिए छंद है ये, ठीक है, रीतिकाल की किस कवि के द्वारा कही गई है, तो 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें जो सही हो जाएगा तो वो है सेनापति का ये कथन हो जाएगा, सेनापति जी का, विकल्प सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसमें क्या दिया गया है, प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र द्वारा कहा गया है। पहले भी ये कथन पूछा गया शायद किसी परीक्षा में। तो जो ये कथन कहा गया है धातुसेन के माध्यम से कहा गया है। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक का ये कथन होगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 77। इसमें क्या पूछा गया है, काव्य शोभाकरान धर्मालंकार प्रक्षयते। अलग अलग तरह से प्रोनाउन होता है, ये संस्कृत का कुछ श्लोक है। तो ये लक्षण अलंकार के संदर्भ में किस आचार्य द्वारा दिया गया है, ये बताना है। काव्यान शोभाकरान धर्मालंकार प्रक्षयते, ये कथन किसका हो जाएगा, तो सही विकल्प होगा दंडी का, ये कथन होगा विकल्प ए। अगर आप लोगों ने ये परीक्षा नहीं दी है तो आप वीडियो को थोड़ी देर तक रोक कर पॉज करके अपने उत्तर भी दे सकते हो। ठीक है, एक तरह से आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, मॉक टेस्ट। अगला है एक और द्रोणाचार्य नाटक के अंतर्गत कौन सा पात्र लीला का समरूपी है। लीला का समरूपी है, तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो सही कथन हो जाएगा तो वो हो जाएगा कृपी। बाकी अरविंद, कृपी, अश्वत्थामा, अनुराधा, ये चारों पात्र होंगे एक और द्रोणाचार्य के। अगला प्रश्न है 79। इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। पहले हम सारे युग्मों को पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला क्या है, रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार, क्या ये चिंतामणि के द्वारा कही गई है। 100 वृषब्द नबौर यो वर्णत कवि रस रीति, भिखारीदास की पंक्ति है। सुख कविन हूँ की कछु कृपा, समुझी कविन को पथ, मतीराम की पंक्ति है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, क्या ये देव की पंक्ति है। काव्य की रीति सीखियों सुख कविन को संग, तो क्या ये भूषण की पंक्ति है। तो बताना है कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो जो सत्य हो जाएंगी पंक्तियां वो हैं 2 ही, कौन कौन सी, एक तो होगी आपकी रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार चिंतामणि की पंक्ति है, सत्य कथन है। तो ए कहाँ पर है, विकल्प ए में है और विकल्प सी में भी है। अगली जो पंक्ति है यहाँ पर सत्य, तो वो हो जाएगी आपकी विकल्प डी।
अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति देव की पंक्ति है, इसलिए डी भी यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो विकल्प सी ही सही होगा यहाँ पर। ठीक है, एक और डी, ए और डी, बाकी सारे गलत कथन होंगे। अगला प्रश्न है 80। इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर भी सूची ए को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची ए में कविता दी गई है और सूची 2 में कवि दिया गया है, तो इसका मिलान हम कर लेते हैं। तो देखिए, तो कविता में जो कविता की पंक्ति है, चेतनता एक बिलसती आनंद अखंड घना था, तो ये किसकी पंक्ति होगी? जयशंकर प्रसाद की। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, ये किसकी पंक्ति होगी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काफ़ी नाम है हिंदी साहित्य में छायावाद के अंतर्गत, और जयशंकर प्रसाद जी का भी सारों इन चारों का नाम है। तो देखिए अगली है, प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, ये पंक्ति किसकी होगी? तो ये पंक्ति होगी सुमित्रानंदन पंत जी की। फिर है, मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो, ये पंक्ति होगी मैथिली शरण गुप्त की। तो इस प्रकार से मिलान करते हैं। ए का 2 कहाँ पर है? 2 जगह। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, बी का 1 यहाँ पर है, तो यही सही हो जाएगा विकल्प 2 वाला हमारा। सी का 4, डी का 3। अगला है 81। चंदन वाला रास की रचना कब हुई है? तो जो चंदन वाला रास की रचना हुई है, ये हुई आपकी 1200 ईस्वी में, विकल्प बी सही होगा। चंदन वाला रास आसगू की रचना हो जाएगी। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रहीं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गईं। सभ्यता के नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना ओर मुख कर के चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। उपयुक्त पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं? अगर आपने पढ़ा होगा ये निबंध तो ही आप उत्तर दे पाते। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे ये लिया गया है। अगला है 89। कामता प्रसाद गुरु ने व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद माने हैं? कामता प्रसाद गुरु के द्वारा कितने माने गए हैं? 2, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 84। इसमें क्या पूछा गया है? 84 में अज्ञेय की रचनाओं के आधार पर सूची ए और सूची 2 का मिलान करना है। यहाँ पर पंक्ति दी गई है सूची ए में, सूची 2 में रचना दी गई है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो पंक्ति है, आदमी का घर जब जलता है तब उसे दुख होता है, ये रचना कौन सी होगी? द्रोही। फिर वह चाहता था एकदम इन सब के जीवन से निकल जाए, ये किस रचना की पंक्ति होगी? हरसिंगार। धर्म वही धर्म जिसे तुम एक स्कूल की नौकरी के लिए बेच खाते हो, ये होगी आपकी विप्थगा की पंक्ति। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है, तो जो ये पंक्ति हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी गैंग्रीन पंक्ति की, गैंग्रीन कहानी की। अगर आपने गैंग्रीन कहानी पढ़ी हो तो वहाँ से आपको ये पता चल जाता। तो इस आधार पे जो सही विकल्प होगा तो वो होगा ए का 2। ए का 2 है 2 जगह, विकल्प ए में भी है, विकल्प सी में भी है। फिर है वह चाहता था, ये हो जाएगा एक, बी का 4 यहाँ पर है, ये तो पहले से एलिमिनेट है, तो ये भी अब एलिमिनेट हो गया, तो सही विकल्प होगा ए। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, विप्थगा, द्रोही, गैंग्रीन और हरसिंगार अज्ञेय की रचना होगी। पंक्तियाँ भी सारी की सारी इन्हीं की हैं ये। फिर प्रश्न संख्या है यहाँ पर 85। 85 में आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित रचनाओं के उनकी विधाओं के साथ सुमेलित सही युग्म कौन सा है वो बताने हैं। ठीक है ना, जैसे मैं विधाओं पे जोर देता हूँ तो यहाँ पर इसका ये प्रश्न आ भी गया है।
देखिए, भोलाराम का जीव, क्या ये व्यंग्य विधा की रचना है या व्यंग्य कहानी है? हाँ जी, ये कहानी है। भोलाराम का जीव सत्य है ये। नेत्रदान, क्या ये आत्मकथा है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। मूर्धिया, क्या ये कहानी विधा की रचना है? नहीं, मैंने पीछे बताया था ये भी कहानी विधा की रचना नहीं है, आत्मकथा है ये। कुसुमांजलि, क्या ये नाटक विधा की रचना है? नहीं, ये भी असंगत हो जाएगा। फिर है आवारा मसीहा, क्या ये जीवनी है? हाँ जी, ये जीवनी विधा की रचना है, पीछे मैंने आपको बता दिया था, इस कारण ये सत्य हो जाएगा। ई ए और ई है विकल्प 4 में। इस बार तीसरा प्रश्न आ गया ये आपका आवारा मसीहा वाला। अगला है 86, सही पंक्तियों को कहानी के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ पंक्तियां दी गई है और दूसरी तरफ कहानियां, तो हम इन्हें मिला लेते हैं। तो देखिए, पहला क्या कथन यहाँ पर दिया गया है, उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। क्या ये राही कहानी की है? दूसरा कथन है, मैं रसाल की डाली थाम कर पास ही खड़ा था। क्या ये पिता कहानी की है? मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, ये परिंदे कहानी की है? परिंदे कहानी की है, बताइए। अगला है, उसके अंदर प्रकाश है बाहर आशा, विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए। ईदगाह कहानी का कथन होगा। हाथ धोते समय वह हेमा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा। क्या ये राजा निर्वंशिया की पंक्ति है? तो जो सही देख लेते हैं हम कौन से सही कथन होंगे, तो इस आधार पर सही होगा हमारा ए और डी। ए और डी। ए में क्या है, उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। राही का कथन, राही कहानी उससे लिया गया है ये कथन। डी है, उसके अंदर प्रकाश है बाहर आशा, विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए। ईदगाह कहानी का ये कथन हो जाएगा। बाकी सारे कथन असंगत होंगे, ये भी आपने ध्यान रखना है। 87 आ गया। अब बिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें जो सही होंगे वो हमने देख लेने हैं। तो देखिए, तो सारे कथन हम देख लेते हैं पहले। दृश्य बिंब आकार वाले होते हैं। श्रव्य बिंब का ग्रहण कर्णेंद्रिय के द्वारा होता है। जटिल बिंब में अनुभूति का बिंब सरल होता है। सरल अनुभूतियों से प्रेरित बिंब मिश्र बिंब कहलाते हैं। मिश्र बिंब में मिश्र अनुभूतियों का बिंब सरल बिंब कहलाता है। तो यहाँ पर सही कौन सा होगा? तो सही हो जाएगा विकल्प 2 वाला। इसमें क्या क्या है, देखिए, इसमें है दृश्य बिंब आकार वाले होते हैं, सही होगा ये। फिर श्रव्य बिंब का ग्रहण कर्णेंद्रिय द्वारा होता है, ठीक है। बाकी असंगत होंगे सारे के सारे। अगला प्रश्न 88, इसमें पूछा गया है आपसे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है में निबंधकार को कवि से कैसी कल्पना अपेक्षित है? तो जो कल्पना अपेक्षित है तो वो है विधायकीय कल्पना, विकल्प ए। फिर प्रश्न संख्या है 89, इसमें पूछा गया है भारतेंदु युग के रचनाकारों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो भारतेंदु युग में कवि थे उनको कालक्रम के अनुसार हमने यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो जो सही यहाँ पर विकल्प हो जाएगा तो वो इस प्रकार से होगा। सबसे पहले जो जिनका नाम आएगा तो वो होंगे बालकृष्ण भट्ट, पहले नंबर पे ये होंगे। दूसरे नंबर पे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तीसरे नंबर पे होंगे आपके लाला श्रीनिवास दास। चौथे नंबर पे हो जाएंगे आपके बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। और पांचवें नंबर पे प्रताप नारायण मिश्र। ये क्रम आपने याद रखना है। ये सारे के सारे जो रचनाकार हैं ये भारतेंदु मंडल के भी हैं, इसका भी आपने ध्यान रखना है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इस हिसाब से विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए 90, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? तो दिए गए विकल्पों में जो सही युग्म होगा तो वो इस प्रकार से होगा। देखिए, देखते हैं कि जो ह्रस्व स्वर है, क्या ह्रस्व स्वर में आता है ये सही होगा। फिर दूसरा जो सही है दीर्घ स्वर ई है, तो ये असंगत हो जाएगा। तीसरा है दीर्घ स्वर आ है, तो बिल्कुल सही, ये आ दीर्घ स्वर होगा। फिर चौथा है प्लुत ई है, ये भी असंगत हो जाएगा। और जो पांचवा है ह्रस्व स्वर ऊ है, छोटा ऊ, तो ये भी यहाँ पर संगत हो जाएगा। इस प्रकार से ए सी ई कहाँ पर है? विकल्प 3 में, ये संगत हो जाएगा इस प्रश्न में। ध्यान रखना है, हर एक से यहाँ पर 4-5 प्रश्नों का निर्माण हो रहा है एक प्रश्न से।
जो छोटी परीक्षाएं होती हैं एलटी कमीशन, एलटी टेट जैसी, वहाँ पर काफ़ी फायदेमंद होगी ये वीडियो। और आगामी परीक्षा हो चाहे आपकी यूजीसी नेट की, एपी की या फिर स्टेट में जो सेट होते हैं उसकी, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा लेक्चर। फिर 91 निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? तो यहाँ पर जो सही युग्म होंगे वो बताने हैं। तो देखिए, तो जो मैं सीधे सीधे बताऊंगा इसका, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है अन्यथा। तो केवल ए और बी यहाँ पर सही है। ए और बी में क्या है? ए में है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में, सही है। और जो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुई, ये सही है। बाकी आपको पता है ब्रह्म समाज की स्थापना 1824 में नहीं हुई थी, आर्य समाज की भी नहीं हुई थी, इसमें प्रार्थना समाज भी इस समय नहीं था, इसलिए ये तीनों गलत हो जाएंगे, ये दोनों सही होंगे, इसलिए बी सही विकल्प होगा। ए और बी सही है। अगला है 92, इसमें पूछा गया है राग दरबारी में वर्णित शिवपालगंज में स्थित कॉलेज का क्या नाम था? तो जो राग दरबारी में वर्णित शिवपालगंज में स्थित कॉलेज का नाम था छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज। कौन सा? छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज। इसलिए कहता हूँ कोई भी रचना को पढ़ते हैं तो अंडरलाइन कर करके पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर छोटे छोटे फैक्टों से। प्रश्न संख्या 93 यहाँ पर पूछा गया है अंधेरे में कविता का 1964 में आशंका के द्वीप नाम से प्रकाशित किस पत्रिका में हुआ था? पहले पता है जो अंधेरे में कविता है इसका नाम था आशंका के द्वीप अंधेरे में। तो जब उस समय ये प्रकाशित हुई थी, ये कल्पना पत्रिका में हुई थी, किस नाम से हुई थी? 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे में। ये भी ध्यान रखिए, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, क्योंकि थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे फैक्ट होते हैं ये पूछे जाते हैं परीक्षा में। अगला है 94, सूची ए को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची ए में नाटककार है, सूची 2 में नाटक। तो अगर हम इनका मिलान करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये मिलान होगा। हरिकृष्ण प्रेमी इनका नाटक हो जाएगा शिवा साधना। उदय शंकर भट्ट इनका जो नाटक हो जाएगा मत्स्य गंधा। जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा कामना। उपेंद्र नाथ अश्क का हो जाएगा तौलिए। इस प्रकार से ए का 3 कहाँ पर सही है? ए का 3 है विकल्प डी में, तो यही सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ सारे नाटक विधा की रचना है ये ऊपर जो बताइए आपको। अगला है 95, कारक का सही अनुक्रम है। तो कारक का सही अनुक्रम कौन सा होगा वो बताना है आपको। कारक पता है ना, ये इसी के आधार पर प्रश्न पूछा गया है। तो जो पहले नंबर पे कारक आ गया दिए गए विकल्पों में से, तो वो इस प्रकार से है। पहले नंबर पे आएगा आपका करण कारक। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? संप्रदान कारक। तीसरे नंबर पे आएगा आपका अपादान कारक। चौथे पे आएगा संबंध कारक। पांचवें पे आएगा अधिकरण कारक। तो करण कहाँ पर है? बी। बी सारी जगह है यहाँ पर। दूसरे नंबर पे है संप्रदान, ए कहाँ पर है? ये। तीसरे पे है अपादान, अपादान अपादान डी। डी कहाँ पर है? ये। इस प्रकार से जो विकल्प 3 है ये सही हो जाएगा उत्तर यहाँ। अगला देखिए 96 में पूछा गया है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहले व्याख्यान के रूप में किस मेले में प्रस्तुत किया था? तो ये किया था ददरी मेले में। किस में? ददरी मेले में, विकल्प 4। अगला प्रश्न है 97, निपुणिका कौन से उपन्यास की पात्र है? तो ये है आपकी बाणभट्ट की आत्मकथा की। इस तरह के जो भी प्रश्न थे ना, हमने अपने जो प्लेलिस्ट बनाई है यूजीसी नेट के लिए, वहाँ से डायरेक्ट पूछे गए हैं। देख लो, अगर देखोगे ना वहाँ पर आपको सारे प्रश्न मिलेंगे। ये तो बड़े सरल प्रश्न थे। बार बार जोर देकर कह रहा हूँ, प्लेलिस्ट को देखिए, भविष्य की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है प्लेलिस्ट आपके लिए। तो अगला प्रश्न है 98, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? तो यहाँ पर युग्म बताने हैं जो सही होंगे। तो देखिए, जो कहानी है कंकाल विदा की रचना, गलत, उपन्यास है ये। और जो उपन्यास है तितली, हाँ जी उपन्यास तितली है। नाटक संग्राम है, ये भी सही है। उपन्यास है ये साहित्य का उद्देश्य, नहीं ये साहित्य का उद्देश्य नाटक उपन्यास नहीं है। संस्मरण है, गबन नहीं, ये भी नहीं है। पता ही आपको गबन किस विधा की रचना है। तो इस आधार पे जो सही प्रश्न होगा तो वो होगा उत्तर होगा तो वो होगा बी और सी। बी में है उपन्यास तितली है और सी में नाटक संग्राम है। अगला प्रश्न है 99, आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा की गहन आवेगमयता की गहरी टकराहट है। उपयुक्त कथन के लेखक कौन होंगे? तो इसके जो लेखक हो जाएंगे आपके, तो वो हो जाएंगे आपके यहाँ पर डॉक्टर बच्चन सिंह, विकल्प बी सही। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या है? आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा की गहन आवेगमयता की गहरी टकराहट है। उपयुक्त कथन के लेखक, हाँ बच्चन सिंह सही है इसका विकल्प बी।
अगला है 100। इसमें क्या पूछा गया है, प्रतिभा काव्य हेतु से संबंधित पंक्तियों के रचनाकारों के सही युग्म कौन से हैं। तो यहाँ पर हम मिलान देख लेते हैं। देखिए, तो जो पहली पंक्ति है, तस्य च कारणम कविगता केवला प्रतिभा च, क्या ये बागभट्ट प्रथम की पंक्ति है। प्रज्ञा नवो नमेश शालिनी प्रतिभा मता भट्टतौत की पंक्ति है। कवित बीजम प्रतिभानाम वामन की पंक्ति है। प्रतिभा कारण तस्य व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम वामः की पंक्ति है। काव्यम तु जायते जातु कस्यचितः प्रतिभावः आचार्य जगन्नाथ की पंक्ति है। कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो जो सही होगा तो वो होगा बी और सी, बाकी असंगत हो जाएंगे। इस आधार पे कथन जो केवल बी और सी सही है। अगला देखिए 101, विषम साहनी के कहानी संग्रहों के कौन से युग्म सही हैं। तो जो यहाँ पर सही युग्म होंगे तो वो देख लेते हैं। पहले ध्यान रखिए, ये सारे के सारे जो कहानी संग्रह किसके हैं, विषम साहनी के हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपने, क्योंकि पूछा जाता है ये किसके कहानी संग्रह हैं। तो विषम साहनी के होंगे। फिर जो विकल्प, जो प्रश्न के अनुसार से सही विकल्प होंगे तो वो होंगे विकल्प ए, भाग्य रेखा 1953 और भटकती राख 1966। इस आधार पे ए और बी सही होंगे, तो वो विकल्प ए में ही है। अगला देखिए 102, सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है। तो ये हो जाएंगे आपके नरोत्तम दास। अगला प्रश्न है 103। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं। तो हम बता देते हैं कौन से युग्म सही होंगे। तो देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ स्वच्छंदतावाद से संबंधित थे, बिल्कुल सही है। फिर करोचे अभिव्यंजनावाद से संबंधित थे, बिल्कुल सही है। और जो अरस्तु त्रासदी से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। लोंजाइनस उदात्तवाद से संबंधित थे, ये सही नहीं होगा। एलन टेट, ये भी संरचना और बनावट से संबंधित नहीं थे, ये भी संगत नहीं है। ये दोनों गलत है, ये तीनों सही हैं। ए बी सी कहाँ पर है, ए बी सी विकल्प बी में है, इसलिए ये संगत हो जाएगा। इस तरह के सारे प्रश्न करवाए गए थे आपको पहले ही। ठीक है, ये देखिए, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। तो जो सही विकल्प होगा चारों में, तो वो हो जाएगा विकल्प ए 1941। कई जगह 1940 भी होता है, परंतु यहाँ पर सही यही होगा। अगला है 105, निम्न में से कौन सी पंक्ति और नाटक का मिलान सही नहीं है। तो देखिए, पंक्ति है, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और कुछ ना कहेगी। अंधेर नगरी का है क्या ये। दो आदमी जितना ज़्यादा साथ रहें, एक हवा में सांस लें, उतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें। आधे अधूरे की है क्या ये। निसंदेह अनंत देवी के इंगित पर कुमारगुप्त नाच रहे हैं, क्या एक घूंट की पंक्ति है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, ध्रुव स्वामिनी की पंक्ति है। सुना है उनके भतीजे असदुल्ला की शादी हो गई है, क्या ये आगरा बाजार की पंक्ति है। तो बताइएगा कौन सा सही होगा यहाँ पर। तो जो सही नहीं होगा तो वो होगा विकल्प ए। इसमें ए और सी। ए में क्या है, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग, कुछ और कहेगी। अंधेर नगरी की पंक्ति नहीं है। फिर जो दूसरी जो सही नहीं है तो वो होगी सी वाली। निसंदेह अनंत देवी के इंगित पर कुमारगुप्त नाच रहे थे, एक घूंट की पंक्ति नहीं है, स्कंदगुप्त की पंक्ति है ये, और ये बकरी नाटक की है। और जो और क्या कह रहा था, हाँ, बाकी ये तीनों सही होंगे, बी, डी और ई। बी में क्या है, दो आदमी जितना ज़्यादा साथ रहें, एक हवा में सांस ले, उतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें। आधे अधूरे की पंक्ति है ये। ठीक है। और सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, ध्रुव स्वामिनी की पंक्ति है। सुना है उनके भतीजे असदुल्ला की शादी तय हो गई है, आगरा बाजार की ये पंक्ति है। इस प्रकार से ए और सी असंगत होंगे यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 106, इसमें क्या पूछा गया है। तो पूछा गया है सूची ए को सूची 2 के साथ मिलान करें। तो सूची ए देखिए, यहाँ पर पत्रिका और पत्र है, सूची 2 में संपादक है। तो जो हिंदी बंगवासी, ये किसके नेतृत्व में, किसके संपादन में निकली थी, योगेश चंद्र बसु के। उदंत मार्तंड, ये तो आपके टिप में ही होगा प्रश्न, जुगल किशोर के। बंगदूत, ये किसके संपादक में निकली थी, राजा राम मोहन राय, सही होगा ये भी। भारत जीवन, ये किसके नेतृत्व में निकली थी, रामकृष्ण वर्मा। ठीक है, इस प्रकार से ये सही मिलान हो जाएगा।
आप विकल्पों को अपने हिसाब से भी मिला सकते हो। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर विषम साहनी की रचनाओं के आधार पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। चलिए इसे भी हम कर लेते हैं। जैसे कि देखिए प्रकाशन वर्ष इस तरफ दिया गया है, रचना वर्ष या प्रकाशन वर्ष इस तरफ रचना दी गई है। चलिए मिलान कर लेते हैं। ये जो रचनाएं हैं ये विषम साहनी की रचनाएं होंगी सारी की सारी। पाली, डायन, भटकती राख, शोभा यात्रा। जो पाली है इसका क्या समय होगा पाली का, तो ये हो जाएगा 1984। डायन ये किस समय प्रकाशित हुई थी या लिखी गई थी, 1998 में। और जो भटकती राख ये कब की है, 1966 की। शोभा यात्रा ये कब की है, 1981 की। ठीक है, ये रखिए याद। 4 प्रश्न यहाँ से निर्मित हो रहे हैं डायरेक्ट। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पर है 108। केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। ये किस पाश्चात्य विद्वान का कथन होगा? टी.एस. इलियट का। बार बार मैंने ये बताया था आपको, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है, तो आ गया देखो ये। तो देखिए अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, स्त्री विमर्श के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए मिलान कर लेते हैं हम। पहले कौन कौन से कथन पढ़ लेते हैं एक बार। सावित्री बाई फुले ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए काम किया। दूसरा कथन है इस विमर्श की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है सुसान बेसनेट की फेमिनिस्ट एक्सपीरियंसेस। अगला कथन है अमेरिका में राष्ट्रीय महिला संगठन का गठन 1980 में किया गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि और मोहनदास नेमिश्रा स्त्री विमर्श के प्रमुख लेखक हैं। नारीवाद पूंजीवादी पितृसत्ता का समर्थक है। तो जो यहाँ पर सत्य कथन होंगे तो वो होंगे विकल्प ए और बी, ये दो, इसलिए सही विकल्प भी होगा 2। अगला है 110। इसमें क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा गया आपसे इस बार मोर्चे पर जाना पड़ेगा। हिंदू राज कायम करने के लिए पहले गांव में ही लोहा लेना पड़ेगा। मैलांचल उपन्यास में तहसीलदार हरगौरी सिंह किससे कहते हैं ये कथन, तो ये कहते हैं काली टोपी वाले नौजवान से, विकल्प ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर चूरन अमल बेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना। पंक्तियां अंधेर नगरी नाटक के किस अंक से ली गई है? देखिए कितना गहरा प्रश्न है ये। अंधेर नगरी नाटक का तो ये कथन है, परंतु किस अंक से लिया गया है ये कहा गया है, तो ये लिया गया है दूसरे अंक से। अगला है पंडित गोविंद बल्लभ पंत विरचित नाटक बरमाला किस पुराण की कथा पर आधारित है? तो ये होगा मार्कंडेय पुराण के ऊपर आधारित। ध्यान रखिए बरमाला नाटक विधा की रचना है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा रचित है। अगला है सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची ए में पात्र है और सूची 2 में उपन्यास। देखिए अगर हम मिलान करते हैं तो कुछ इस प्रकार से मिलान होता है। सनीचर ये राग दरबारी से संबंधित पात्र है। भटिनी ये किस से संबंधित होगी, ये होगा आपका बाण भट्ट की आत्मकथा। कमली झूठा मैला आंचल, जयदेवपुरी झूठा सच। ये मिलान यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे स्त्री पात्र होंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर साहित्य की ताजगी और वैधकता जितनी शौकिया लेखक में होती है उतनी पेशेवर में नहीं होती। उपयुक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है? तो यहाँ पर जो संस्कृति के 4 अध्याय है इससे उद्धृत होगा ये, विकल्प 4। अगला प्रश्न देखिए 115। यहाँ पर पूछा गया है भारत की यह विशेषता रही है कि वह अनेक जातियों को घोंटकर एक जाति बना देता है। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना और रचनाकार की होगी? तो सही जो विकल्प होगा यहाँ पर संस्कृति के 4 अध्याय से ली गई है, रामधारी सिंह दिनकर का कथन होगा। अगला है यहाँ पर 116 में पूछा गया है पत्रकार और पत्र का मिलान करना है। तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं। ये दूसरा प्रश्न आ गया। पहले जुगल किशोर था, अब युगल किशोर शुक्ल हो गया है। चलिए खैर देख लेते हैं। इसका होगा इसके साथ, और अपना दुर्गा प्रसाद मिश्र इनका किसके साथ हो जाएगा? उचित वक्ता के साथ। मदन मोहन मालवीय इनका हो जाएगा अभ्युदय के साथ, और माधव रासप्रे इनका हो जाएगा छत्तीसगढ़ मित्र के साथ। सरल सा प्रश्न था, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, अगला देखिए सही युग्म कौन सा है वो बताना है यहाँ पर। कार्ल मार्क्स क्या ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से संबंधित थे?
सार्त्र ये अस्तित्ववादी थे, देरिदा ये सहजवादी थे, अरस्तु विवेचनवादी थे, इलियट काव्य मूल्य थे। तो यहाँ पर जो सही मिलान हो जाएगा तो वो इस प्रकार से होगा। जो कार्ल मार्क्स थे ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से संबंधित थे, और जो सार्त्र ये अस्तित्ववादी थे, और अपने जो अरस्तु थे ये विवेचनवादी थे। ए बी डी, ए बी डी कहाँ पर है? विकल्प 3 में है ए बी डी, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। एक तरफ उपभाषा दी गई है, दूसरी तरफ बोलियां दी गई है, इनका हम मिलान कर लेते हैं। देखिए जो पश्चिमी हिंदी है इसके अंतर्गत कौन सी आएगी? ब्रजभाषा। पूर्वी हिंदी इसके अंतर्गत कौन सी आएगी? अवधी। बिहारी ये इसके अंतर्गत कौन सी आएगी? तो इसके अंतर्गत आएगी भोजपुरी। पहाड़ी इसके अंतर्गत गढ़वाली। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ये वाला। तो सही उत्तर का चयन कर लेते हैं, तो ये होगा विकल्प 2, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत सती प्रताप नाटक का नाट्य रूप कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका गीति रूपक, विकल्प बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ये युग्म भी हम देख लेते हैं। स्वामी गोकुलनाथ 84 वैष्णवन की वार्ता, क्या ये सही है? 84 वैष्णवन की स्वामी गोकुलनाथ, असंगत होगा ये। अंशकी के आधार पर बता रहा हूँ मैं आपको ये, ठीक है ना, ताकि अगर कहीं पर अगर आपको लगे तो आपसे क्लेम भी कर सकते हो। अगला है ओंकार शरद, ये राम मनोहर लोहिया, सही है। जगदीश चंद्र माथुर जिन्होंने जीना जाना, सही है। तेज बहादुर चौधरी अग्नि सेतु, नहीं ये सही है, ठीक है, सही है तो सही है। जगदीश चंद्र माथुर जिन्होंने जीना जाना, सही है। भारतेंदु का तेज बहादुर चौधरी अग्नि सेतु, तो ये आपका सही नहीं होगा। भारतेंदु सुकवि संकीर्तन, ये भी संगत नहीं है। ए बी सी, ए बी सी कहाँ पर है? ए बी सी यहाँ पर है, बी सी ए, मतलब इसी तरह से ये। अगला देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं के अनुसार चंपा की मृत्यु के समय लेखक की आयु की कौन सी अवस्था थी, या लेखक आयु की कौन सी अवस्था में था? तो ये था लड़कपन में, विकल्प 3। अगला है पुत्रवती युवती जग सोई, राम भगत सुत जाकर होई, उपयुक्त पंक्तियों में गुणीभूत व्यंग्य का कौन सा भेद पाया जाता है? तो जो यहाँ पर भेद पाया जा रहा है तो वो है अगुण व्यंग्य। अगला देखिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं एक बार सारे के सारे कथन कौन कौन से क्या हैं। पहला कथन है ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा। दूसरा है मैं उपहार में देने की वस्तु हूँ। तीसरा है यहाँ ऐसी निर्लजता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। यह मर्द रामगुप्त अपने पिता की तरह दिग्विजय करने निकला था। तुम्हारा और मेरा जीवन मरण साथ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो सत्य कथन होंगे तो वो होंगे आपके ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा, और दूसरा होगा यहाँ ऐसी निर्लजता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। ठीक है, ये दो कथन सही होंगे, तो ये कहाँ पर है? विकल्प 2 में ही है, ए और सी। अगला है उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, ये कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया था? सरल प्रश्न था ये भी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो देखिए यहाँ पर जो युग्म सही होंगे तो वो इस प्रकार से हैं। पहले हम सारे युग्मों को देख लेते हैं। संवृत स्वर ओ है, स्पर्श स्वर स्वर्श व्यंजक क, विवृत स्वर अ, संघर्षी व्यंजन आ, लुंठित ल। तो यहाँ पर जो सही युग्म होंगे तो वो होगा विकल्प 2। कहाँ पहुँच गए? 125 से
ये देखिए ये सही हो जाएगा यहाँ पर, केवल ए और बी। समृद्ध स्वर ऊ है और स्पर्श व्यंजन हो जाएगा क। अगला है 126। इन निबंधों में से कौन सा निबंध संकलन विद्या निवास मिश्र का नहीं होगा? ठीक है, तो ये भी सरल सा प्रश्न था। अगर आपको पता होता विद्या निवास मिश्र के निबंध कौन कौन से हैं, तो चितवन की छां, परंपरा बंधन नहीं, अंगद की नियति, ये तीनों इनके हैं, परंतु प्रिय नीलकंठी इनकी नहीं है, विवेक की राय का है। 126 का हो जाएगा 3। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 127। एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड ह्यूमनिज्म में किस बात पर विचार किया गया है? इसमें जो विचार किया गया है अस्तित्ववाद पर। ठीक है, विकल्प बी। फिर प्रश्न संख्या है 128। चीफ की दावत में उपेक्षिता और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्धा माँ का महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से परंपरा का महत्व दिखाया गया है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का होगा? तो ये कथन है विश्वनाथ त्रिपाठी जी का। विकल्प 3 यहाँ पर सही होगा। फिर देखिए अगला है 129। ले लिया भार अपने सिर पर मनु ने, यह अपना विषम आज हंस पड़ी उषा प्राची नभ में, देख नर अपना राजकाज। पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? तो जो पंक्तियां ली गई हैं ये ईड़ा से ली गई हैं। किससे? ईड़ा से। विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 130। जामुन का पेड़ के आधार पर सूची ए को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो चलिए मिला लेते हैं। सेक्रेटरी, इसका वाक्य क्या था सेक्रेटरी का? हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। फिर है क्लर्क, इसका कथन क्या था? क्लर्क का कथन था मगर एक आदमी की जान का सवाल है। माली का क्या कथन था? माली का कथन था अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। आदमी का क्या कथन है यहाँ पर? मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है, ये कहानी अगर आपने पढ़ी होगी जामुन का पेड़, आपको सारे कथन समझ आ रहे होंगे। ए का 3 कहाँ पर है? ए का 3, फिर बी का 4, सी का 1, डी का 2, ये कथन सही होगा इस प्रकार से। अगला देखिए 131। इसमें क्या पूछा गया है? रचनाकारों और आत्मकथाओं के मेल में कौन सा सही है? तो देखिए संपादक के 25 वर्ष देवीदत्त शुक्ल की रचना है, सही हो जाएगी। फिर 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रानंद पंत की रचना है, ये भी सही है। दस्तक जिंदगी की शिव पूजन सहाय की रचना है, नहीं गलत है ये। मेरी अपनी कथा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की कथा है, रचना है, बिल्कुल सही है। मेरा जीवन प्रतिभा अग्रवाल का है, नहीं ये भी असंगत होगा। इसलिए ए बी डी जो सही विकल्प होंगे, ए बी डी है विकल्प 2 में ही। अगला है मिलान वाला ही प्रश्न है, पंक्तियां और रचनाकार का मिलान करना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो कौन सा है? गुरुपदेश वाली जो पंक्ति है, यहाँ पर मिलान देखिए कौन सा सही है, विकल्प 2 वाला। ए का 2 हो जाएगा, बी का 4, सी का ए, डी का 3। ठीक है, मिला भी लेता हूँ, मिला लीजिएगा अपने आप। 133 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो कौन सा है? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प 2। अगला देखिए यहाँ पर सही मिलान क्या होगा? 134 में विकल्प डी वाला, ये कालक्रम के अनुसार सबसे उचित क्रम होगा। जैसे सबसे पहले नंबर पे जो रचना आएगी निहार, दूसरे पे आएगी कुकुरमुत्ता, तीसरे पे आएगी कला और बूढ़ा चांद, चतुर्थ में आएगी लहर, पंचम में है संदेह गीत। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर रचना और रचनाकार का मिलान करना है। तो जो सही मिलान यहाँ पर हो जाएगा तो वो कौन सा होगा आपका? तो वो हो जाएगा आपका
माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी, ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र, ऊपर कहानी भी थी, ये आफुदरी रमणिका गुप्ता। ठीक है, ये सही मिलान होगा। अगला है, इनमें से कौन सा युग्म सही है? तो देख लेते हैं इस सारे युग्मों को हम, जो सही होगा वो बता देता हूं। कला विवेचन कुमार विमल की रचना है। शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा की रचना है। आधुनिकता के पहलू विपिन कुमार अग्रवाल की रचना है। ये सही है, ज़्यादा मैं इसलिए बर्बाद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा समय हो जाएगा इसमें। जो सही उत्तर है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर रचनाकार और रचना को मिलाना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हो जाएगी मुद्रा राक्षस। जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी जन्मेजय का नागयज्ञ। उपेंद्र नाथ अश्क की हो जाएगी जय पराजय। लक्ष्मी नारायण लाल की कलंकी। अगला है, फिर देखिए अगला है यहाँ पर प्रश्न 138। चढ़ली जवानी मोरा अंग अंग फड़के से, कब हो ही है गबना हमार भौजिया। मेला आंचल में इस गीत का प्रकार निम्न में से कौन सा है? कैसा ये गीत है? तो ये होगा भौजिया गीत। कैसा है? भौजिया गीत। अगला है, मूर्धहिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं असत्य हैं? हमें सत्य की आदत पड़ गई, यहाँ पर असत्य पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर जो सत्य कथन होंगे तो वो इस प्रकार से हैं। पहला जो सत्य कथन है तो वो है, शाई के शरप तपा में शांप बोलेला, शाई मोरे शिटकुनिया से शप शप शपाशप। जो असत्य कथन है तो वो होगा विकल्प बी वाला। धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे, कवि होने के नाते उन्होंने अपना नाम या उपनाम रमेश रखा था। अगला जो कथन है सी, ये भी सत्य होगा। यहाँ पर, जब मैंने अपनी माँ को बताया कि चिंतामणि सिंह ने मुझे 32 साल पुराना चावल खिलाया। और सत्य कथन कौन सा है? असत्य है डी। हिंदी ना बोलने वाले लोगों को छोटा स तथा बड़ा श के बीच लिखते समय या बोलते समय फर्क नहीं करना आता। और ई है, ये हो जाएगा आपका डी। हाँ, ई, ये भी असत्य कथन है। इस संदर्भ में यह अफवाह उड़ी कि 7 जून 1965 को परिणाम आने वाला है। इस प्रकार से बी डी ई ये असंगत कथन होंगे। इस प्रश्न का उत्तर है ये बी डी ई। अगला है, पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, उपरोक्त कथन किस निबंध से लिया गया है? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा दिल्ली दरबार दर्पण, विकल्प ए। अगला प्रश्न अब पैराग्राफ वाला आ गया है। ठीक है, पहले हम पैराग्राफ पढ़ के बता देंगे, फिर मिलान भी कर देंगे। तो पैराग्राफ कुछ इस प्रकार से है। हजारों वर्षों से एक ही भूभाग में एक जैसी जलवायु में रहने के कारण भारतीय समाज के सभी लोगों में रूप रंग वेशभूषा जीवन दृष्टि आचार विचार में इतनी समानताएं आ गई हैं कि नस्लों की अलग अलग पहचान करना मुश्किल है। जन विज्ञान रंग के आधार पर संसार में 3 तरह की नस्लों को मानता है। पहली नस्ल गोरे लोगों की, यानी जिसे काकेशिय कहा जाता है। ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिर्फ इस परीक्षा तक ही नहीं, आगामी कोई परीक्षा हो वहाँ पर पूछा जा सकता है कि काकेशियन किन्हें कहा जाता है। जो गोरे लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है काकेशियन। दूसरी नस्ल पीले रंग वाले बालों की है, जिन्हें मंगोल समाज के रूप में देखा गया। तीसरी नस्ल काले रंग की है, जिन्हें इथोपियन या इथोपिया से जोड़ा गया। भारतीय समाज में आर्य, द्रविड़, आदिवासी और मंगोल जातियों का प्रभाव देखा जा सकता है। भाषा के आधार पर मंगोल जाति के लोगों की भाषा पर आर्य भाषा का प्रभाव होते हुए भी तिब्बती चीनी परिवार से संबंध है। द्रविड़ परिवार की भाषाएं तमिल, मलयालम, कन्नड़ व तेलुगु हैं। भारत से बाहर आर्य भाषाएं हिंद जर्मन भाषा समूह से जुड़ी है। तो इस प्रकार से ये पैराग्राफ था। अब हम इसके उत्तरों को देखेंगे। तो यहाँ पर है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया, तो यहाँ पर जब हम कथनों को पढ़ते हैं, पहला कथन है, जन विज्ञान रंग के आधार पर नस्ल की पहचान करता है। बिल्कुल सही। तो जो ये कथन कहाँ पर है, जैसा है अभी आपको बताता हूँ।
ठीक है, ये देखिए इस तरह से जन विज्ञान रंग के आधार पर संसार में 3 तरह की नस्लों को मानता है, ये सत्य कथन है। दूसरा है यहाँ पर द्रविड़ परिवार में तमिल कन्नड़ भाषा को देखा गया है, यहाँ से लिया गया है ये प्रश्न। मंगोल जाति की भाषा तिब्बती चीनी वर्ग की है, मंगोल जाति की भाषा तिब्बती चीनी वर्ग की है, तो ये भी आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो जो भारतीय समाज में आर्य व इथोपियन की जाति का प्रभाव है, नहीं, जो इथोपियन जाति का प्रभाव कहाँ पर बताया गया है, तीसरी नस्ल के ऊपर, ठीक है। तो भारतीयों का कहाँ है, भारतीय समाज में आर्य द्रविड़ इन जातियों को प्रभाव देखा गया। इस प्रकार से विकल्प 2 यहाँ पर असंगत हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने बाकियों को भी मिलाना होता है, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं ये प्रश्न, बड़े ही सरल होते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर इन्हीं से खींचते हैं बच्चे। अगला है अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सी बात भारत के संदर्भ में सही है। तो जो भारत के संदर्भ में सही होगी तो वो होगी विकल्प 2, भारतीय समाज में आर्य द्रविड़ जातियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है, देखा हमने ऊपर, तो सही होगा ये। अगला है अनुच्छेद के अनुसार द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। इसमें जो देखिए हमने पढ़ी तमिल, तेलुगु, मलयालम, परंतु जो चीनी है ये इसके अंतर्गत नहीं आती, तो इसलिए सही होगा चीनी। अगला है जन विज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर जो असत्य कथन होगा तो वो होगा जन विज्ञान पहली नस्ल के लोगों को सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है, ये संगत है, बाकी सत्य है। जन विज्ञान रंग के आधार पर नस्लों का विभाजन करता है, जन विज्ञान द्वारा दूसरी नस्ल के अंतर्गत पीले लोगों की चर्चा की गई है, जन विज्ञान तीसरी नस्ल को इथोपिया से जोड़ता है, ये सत्य है। अगला प्रश्न है 145, इसमें पूछा गया है आपसे भारतीय समाज में नस्लों की अलग अलग पहचान करना मुश्किल क्यों है, एक जैसी जलवायु और भूभाग के रहने के कारण। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पर, यह अगला पैराग्राफ आ गया है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए पहला हम पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। मनुष्य अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही मित्रों और वस्तुओं का चयन करता है। किताबें, लोक संगीत या पत्रिका यदि खराब मिले तो मनुष्य का पतन ही होगा, उत्थान नहीं। कुछ किताबें समय और परिस्थिति की सीमा से परे महत्व की दृष्टि से सनातन होती हैं। अति उत्तम किताबें खरीदी जानी चाहिए क्योंकि यह निवेश पुस्तकों में नहीं स्वयं में है। सफल नाविक बनने के लिए नौकायन से जुड़ी पत्रिका प्रेरणा दे सकती है। इसी तरह आपको रोजाना मिलने वाले सहयोगी भी आपके विकास में सहायता करते हैं। संकुचित मनोवृत्ति के लोगों के साथ अपने संबंध सीमित रखने चाहिए। इसी तरह व्यायाम भी मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों के विकास में सहायक होता है। सर्वेक्षण बताते हैं कि 16% लोग ही व्यायाम करते हैं। यह भी सत्य है कि व्यायाम से मन पर भी नियंत्रण करना सीख सकते हैं। मन, वचन और कर्म के विकास के लिए सही चयन खुद ही करना पड़ता है। तो व्यक्ति निर्माण के लिए ये चीज़ें, ये पैराग्राफ है, बड़ा अच्छा पैराग्राफ मुझे लगा ये। बाकी देखिए यहाँ पर सीधे हम प्रश्नों की तरफ रुख करते हैं। पूछा गया है अनुच्छेद के अनुसार व्यायाम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो जो सही होगा यहाँ पर तो वो हो जाएगा विकल्प डी, चौथा। व्यायाम मन और शरीर के नियंत्रण में सहायता प्रदान करता है, बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है 147, अनुच्छेद के अनुसार ऐसा क्यों कहा गया है कि खराब लोग या खराब किताबें मनुष्य का पतन करते हैं, उत्थान नहीं। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि उनसे नकारात्मक प्रवृत्ति प्राप्त और विकसित होती है, इसलिए विकल्प 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है अनुच्छेद के अनुसार सबसे अधिक बल किस चीज में दिया गया है। तो जो सर्वाधिक बल दिया गया है मनुष्य, किताबों और संगीत के सही चयन पर। क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में अच्छे मनुष्य नहीं होंगे, अच्छी किताबें नहीं होगी, अच्छे संगीत नहीं होगी, तो आपका चलन वैसा ही होगा। अच्छे मनुष्य नहीं होंगे तो आप बुरे मनुष्यों की संगत में रहकर बुरा कर्म कर सकते हैं। अच्छी किताबें नहीं पढ़ोगे, बुरी किताबों को पढ़ोगे तो आप भी बुरा सीखने लगोगे। संगीत अच्छा नहीं होगा तो आपका मन वैसा ही बना रहेगा, ठीक है। इसका बड़ा ध्यान रखना है अपने जीवन में। अगर देखिए कई बार हम सैड सॉन्ग सुनते हैं ना तो सैडनेस ही अंदर आ जाती है। कई बार हम मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं तो मोटिवेशन आ जाती है। कई बार हम क्या बोलें इसे, श्रृंगारिक गाने, प्रेम प्रेमिका के गाने सुनते हैं तो हमारा मूड भी वैसा होता है। जैसा सुनोगे वैसा बनोगे, ध्यान रखना है।
नौकायन से जुड़ी पत्रिका किसके लिए सहायक है? तो ये जो सहायक हो जाएगी आपके सफल नाविक बनने के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तम पुस्तकों में निवेश को स्वयं में निवेश क्यों माना गया है? ये इसलिए माना गया है क्योंकि उत्तम पुस्तकें मनुष्य को उत्थान की राह पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। विकल्प 2। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ये प्रश्न पत्र था। आप अवश्य बताइएगा कि आपके कितने यहाँ पर सही हो रहे हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि जो हमने प्लेलिस्ट बनाई थी, जो आप लोग स्वयं तैयारी करके गए थे, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये आपकी मेहनत और हमारी यूट्यूब में जो प्लेलिस्ट बनी थी वो आपके लिए साबित हुई होगी। और जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे उनको भी कुछ ना कुछ स्टडी मैटर में इसमें रहते देता रहता था। और साथ में ये भी बता दूं, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट नेट के लिए, तो हमारा जो ग्रुप बना हुआ है और अन्य कोई हम आपके लिए चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, तो आप जुड़ सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर बताया है उससे संपर्क कर सकते हैं। आपको स्टडी मैटर सब कुछ मिलता रहेगा, आप अवश्य संपर्क करिए।